नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल देख रहे थे। अंकित भाटी सर की बुक थी और ये हमारी बुक एक दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी आने वाले समय में। क्योंकि रीज़न ये है कि ये वीडियो जो है इसमें क्या एक्सप्लेनेशन भी था और 174 पेज की दोस्तों बुक है, प्लस इसमें क्वेश्चन भी है और थ्योरी सबसे ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो उसी के क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे ही हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे व्यक्तित्व भी हो गए थे। आज हम देखेंगे भाषा और बोलियाँ। उसके बाद जो है कल हम देखेंगे दो टॉपिक, इसमें जो छोटे वाले थोड़ा दो टॉपिक हैं ये देखेंगे। और ये आप कोशिश करेंगे कि तीनों टॉपिक जो है लपेट दें, यानी हम जो है परसों जो है हर हाल में यूपी स्पेशल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना, इसके बाद आप लोग जो है नहीं देखें यूथ कंपटीशन, उसके पीवाईक्यू करना। आप देखना आपके सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे एनसीईआरटी हमारी चल ही रही महेश वर्णवाल की, उसे देखिए, वो जीएस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और फिर हम आगे देखते हैं फिर क्या चीज़ हमें करना है, ठीक। उस हिसाब से फिर हिंदी भी शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। अभी हम यूपी स्पेशल कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं दो ही वीडियो बना सकता हूँ, आप लोग भी मेरी मजबूरी समझिए। एमए के पेपर कल से लगे हैं। अब देखिए मैं क्या करूँ, बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मुझे बनाना पड़ता है। अपलोड करने के लिए दूर जाना पड़ता है, सारी सिचुएशन है, तो सबको मतलब हैंडल करना पड़ता है ना। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए। देखिए, हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा, बोलियाँ एवं शिक्षा प्रणाली। देखिए इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखते हैं, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा साहित्य एवं पत्रिकाएं। तो अगला देखिए, क्वेश्चन पहला क्या लिखा है कि भारत में जो पहली प्रेस कब है, तो वर्ष 1550 में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा शुरू की गई। वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्के ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला। देखिए दोस्तों, बंगाल गजट ये पूछा गया है कब आया, तो 1780 में आया। किसने? अगस्टस हिक्की ने किया। और देखिए, और ये कौन सा पत्र है, तो साप्ताहिक पत्र है। देखिए पीसीएस में पूछा गया है, आईएएस में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक। आरओ में भी आया है और वनडे एग्जाम में भी आपको कई बार देखने को मिला होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। यही चार चीज़ें हैं, एक सन, किसने संपादित किया, और नाम क्या है, और साप्ताहिक पत्र है या मासिक है या दैनिक है, ये सारी चीज़ें पूछता है, ठीक। अगला दिया, अंग्रेजी भाषा में रचित बंगाल गजट को भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। अगला, भारत में रचित प्रथम पत्रिका जो है दिग्दर्शन 1818 है, ठीक, यानी 1818 है या 1818 है। जिसका संपादन किसने किया, तो ईसाई मशीनरियों द्वारा किया गया। अगला है उदंड मार्तंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदंड मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, जिसका प्रकाशन कोलकाता से हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे, जिनका संहिता मूलतः जो है संबंध कहाँ से था, कानपुर से था। अगला दिया है कि स्वतंत्र पूर्व युग, यानी स्वतंत्र से पहले जो युग था, उसमें हम देखते हैं पुस्तकें। देखिए, गांधी जी ने नवजीवन हरिजन यंग जीवन, सॉरी दोस्तों, पता नहीं दिमाग कहाँ है, एक सेकंड। देखिए फिर से देखते हैं। गांधी जी ने नवजीवन, हरिजन और जो है यंग इंडिया आदि पत्रों का संपादन किया। तीनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन जो है कब किया, मतलब माधुरी पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ कब हुआ, तो 1911 में हुआ। अगला, प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। आप देखते हैं दोस्तों, जैसे सरस्वती है, प्रकाशन नहीं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, संपादक याद रख लीजिएगा। सरस्वती संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कहाँ से, तो प्रयागराज से संपादित हुई। इस पत्रिका का संपादन द्विवेदी जी के बाद 5 लोगों ने मिलकर किया, जिसे देवीदत्त शुक्ल है, पद्मलाल है और पुन्नालाल बख्शी हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट केवल यही दो चीज़ें हैं, ठीक। मतलब कौन सी पत्रिका है या कौन सा समाचार पत्र है और किसने किया, बस इतना अगर आपको याद है तो समझ लीजिए कि आप राजा आदमी हैं। देखिए अगला है कि हिंदी प्रदीप है, तो मासिक है, याद रखिए कौन सी है, मासिक है, और प्रयागराज से स्वदेश गोरखपुर से। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की है, द इंडिपेंडेंट किसकी है, मोतीलाल नेहरू की है, प्रयागराज से, ठीक। तो जिसमें देखिए नहीं दिया है लेखक का नाम, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये याद रखा जिसमें लेखक दिया वो लेखक याद रखो, नहीं तो आप देश याद रखो, और सॉरी राज्य याद रखो या जिला याद रखो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दैनिक है या सामयिक है या साप्ताहिक है, ये याद रखना, ठीक। अगला, अभ्युदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आई है। साप्ताहिक पत्रिका है, मदन मोहन मालवीय जो प्रयागराज से संपादित किए थे। देखिए मदन मोहन मालवीय जी ने 1887 में हिंदी दैनिक पत्रिका हिंदुस्तान के संपादक के रूप में पत्रिका को शुरुआत की थी, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो हो सकता है आप छोटी आपको थोड़ी नज़र आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा और बाकी पिछली चीज़ें करते रहिए, क्योंकि आपका रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा। देखिए हंस जो है, हंस क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशित होती, बनारस से होती। अगला, बनारस अखबार क्या है, साप्ताहिक है। देखिए ये आपको दोस्तों जरूर याद रखना है, यह हिंदी में भी काम आएगा
और जीएस में भी तो काम आएगा। ठीक, अब देखिए किसने किया, तो गुरु गोविंद गुरुदत्त ने किया, बनारस से किया, बनारस अखबार। ठीक, और देखिए यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र भी था, कौन था, बनारस अखबार था। इसकी शुरुआत राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के द्वारा की गई। अगला दिया है कि तत्वबोधिनी, देखिए ये है गुलाब शंकर, कौन है, गुलाब शंकर। अगला हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पे है, बनारस से शुरू किए और ये बरेली से शुरू किए। अगला कवि वचन सुधर, कौन है, मासिक पत्रिका है कवि वचन सुधा, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बनारस से इसका प्रकाशन किया। इसका प्रकाशन हिंदी में होता था। आगे बढ़ते हैं, अगला है आज, तो आज क्या है, दैनिक टुडे है, शिव प्रसाद गुप्त और श्री प्रकाश ने किया, बनारस से। कौमनी आवाज़ उर्दू दैनिक है, ये जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने किया, लखनऊ से किया 1945 में। ठीक दोस्तों, अगला नेशनल हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू की है पत्रिका और जो है 1938 में शुरू हुई, लखनऊ से। ब्राह्मण किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये जीएस के लिए भी यानी इतिहास में भी आपसे पूछ सकता है और नॉर्मल भी पूछ सकता है, स्टैटिक जीके में भी आ सकता है। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, बस एग्जाम में आ सकता है, ये जानिए। अगला दिया प्रताप किसकी है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी की है, एक क्रांतिकारी पत्रिका है प्रताप। ठीक, और कानपुर से प्रकाशित होती है 1913 में। अगला दिया है सरदार अखबार, कौन प्रकाशित, 1846 में आगरा से प्रोफेसर सी फेंक ने, या उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू अखबार कौन सा है, सरदार अखबार, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि असदुल अखबार साप्ताहिक है, मुंशी कमरुद्दीन करते थे आगरा से। बुद्धि प्रकाश, ये है आगरा, सदा सुखलाल। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इतना। अगला है सर्वहित कारक, कौन है, साप्ताहिक है, शिव नारायण है, आगरा से। अब लखनऊ अखबार कहाँ से, लखनऊ से, लालजी उर्दू में प्रकाशित होता था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे आते हैं। देखिए तौहीद है, मेरठ से खलील हसन निजामी हो जाएंगे। अब भाषा और बोलियाँ देखते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी, खड़ी बोली है जिसे कौरवी कहते हैं, अवधी है, कोसली है। अवधी कहाँ बोली जाती है, जैसे जो अयोध्या के क्षेत्र पर, अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, फैज है, और जो सुल्तानपुर, जो ये वाला एरिया है, अभी हम देखेंगे रायबरेली वाला, तो यहाँ सब जगह अवधी बोली जाती है। बुंदेली, जो बुंदेलखंड का पठार वाला क्षेत्र है, वहाँ बुंदेली हो जाएगा। ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा जो पश्चिमी यूपी है, ब्रिज भाषा। कन्नौजी, जो कन्नौज वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, भोजपुरी, जो पूर्व में भोजपुरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है चिन्ह के हिसाब से, हम यहाँ ज़रा मैप में देखते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारी खड़ी बोली है, कौन कौन से है, देखिए खड़ी बोली वाले क्षेत्र ये हैं, कौन कौन से, कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। ठीक, सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फर बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, अमरोहा है, हापुड़ है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है। तो इतना खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक, देखिए खड़ी बोली तो लगभग सब लोग बोलने लगे हैं धीरे धीरे, लेकिन जहाँ मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ स्पेशल है, समझ आया कि नहीं। कहीं कहीं हम लोग नॉर्मल भी बोल सकते हैं अवधि, जैसे खाना खायो कि नहीं खायो, गाँव चली हो कि ना चली हो, ये सब क्या है, अवधि में है, मतलब समझ आया कि नहीं। इस तरह आप देखे होंगे अवधूत सर भी कभी कभी मतलब कहते हैं कि वो एक लड़की पूछ रही थी कि इस बार पेपर दिया हो कि ना दिया हो ना, तो इस तरह मतलब जो है आपको नज़र आएगी। तो ये हम लोगों की है, यानी अवधि वाली क्षेत्रों की है। तो लेकिन हम लोग खड़ी बोलते हैं ना, तो ये चीज़ हर जगह का मतलब होता है अपना। अब देखिए ब्रिज वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, तो देखिए गोविंद मतलब गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, संभल, उसके बाद बदायूं है, बरेली है, कासगंज है, एटा है, आगरा है, फिरोजाबाद है, फिर मैनपुरी हो जाएगा। अब देखिए कन्नौजी भाषा कौन सा है, तो कन्नौज वाला क्षेत्र इसमें आएगा लगभग। देखिए कन्नौज के आसपास फर्रुखाबाद, हरदोई है, शाहजहाँपुर है, उसके बाद लखीमपुर, ऊपर उस पे ऊपर कौन है, ऊपर है पीलीभीत, और उसके बाद फिर है इटावा है, औरैया है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है। ठीक दोस्तों, उसके बाद अवधि, देखिए अवधि सबसे ज़्यादा है, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव है, बरेली है, अमेठी है, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर हो जाएगा। ठीक, कौशाम्बी, प्रयागराज में भी कौन सी है, अवधि है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए बुंदेली कौन सी, जो जालौन है, झांसी है, यहाँ ललितपुर है, महोबा है, हमीरपुर है, बुंदेली हो जाएगा। बघेली कौन सा है, तो दो है, चित्रकूट है, बांदा है, बघेली हो जाएगा। सिद्धार्थ, देखिए ये जो है सोनभद्र में कौन सी है, तो बुंदेली ही है। ठीक, अब देखिए भोजपुरी वाला कौन सा है, जो बिहार से सटा है, कैसे, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, उसके बाद हो जाएगी वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर और चंदौली। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एक भाषा थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन जो है इसके संस्थापक हैं, क्या है देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए खड़ी बोली से शुरुआत करते हैं हम लोग। खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। बोली का केंद्र है मेरठ है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है, तो कौरवी है।
इसे कौरवी का नाम जो है राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा दिया गया। किसने दिया? तो कौरवी का नाम राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया है। खड़ी बोली का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में शुरू हुई। अगला दिया है खड़ी बोली का अर्थ है मानक हिंदी से माना जाता है। अगला खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्धि कब कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है। कौन है? प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लूलाल और सदल मिश्र ने किया था। अगला खड़ी बोली सबसे अधिक यह प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है। दोस्तों ये हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखिए, हिंदी में आपको पढ़ना पड़ता तो हिंदी में मतलब हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ ना पूछता हो, पीसीएस आरओ हर जगह, और हिंदी आती भी है हर जगह ना, तो ये चीज़ है। अगला है अवधि। तो अवधि देखते हैं दोस्तों। अवधि को कहते हैं कोसली भाषा। ठीक, कोसल जैसे अवध का ही क्षेत्र है तो कोसली उसी के नाम पे। तो अवधि बोलने वाला केंद्र कौन सा है? अवध या अयोध्या है। अवधि का अन्य नाम है कोसली। अब देखिए अवध के केंद्र कौन से? फैजाबाद है, गोंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बहराइच, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बरेली, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, मिर्जापुर के पश्चिमी भाग तक है। अब देखिए अवधि भाषा का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला अवधि की उपबोलियाँ कौन सी है? मिर्जापुरी है, बनौधी है और बैसवाड़ी है। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये नया देखिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रमुख रचनाएं देखिए पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। अवधि के प्रसिद्ध कवि कौन है? जायसी हैं, उस्मान है, सुल्तान दास है, उमंजन और कुतुबुन है। अगला है कि जो है सॉरी रामचरितमानस कौन है? तो तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रंथ परिष्कृत अवधि या साहित्यिक अवधि में लिखा गया है। ठीक। बुंदेली देखते हैं। बुंदेली क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बुंदेली कहा जाता है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। यह बोली हमीरपुर, जालौन, उरई, झांसी, दतिया, बांदा के पश्चिमी भाग आदि जगहों पे बोली जाती है। बुंदेली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो देखते हैं। कट गया होगा तो कोई बात ही नहीं, कट गया दोस्तों, चलो कोई बात नहीं। ब्रजभाषा हम देखते हैं। तो देखिए ब्रजभाषा में अगर हम देखें, देखिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए आप। और ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट हो तो मैं बता भी दूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है। बाकी मतलब अगर इंपॉर्टेंट लगे तो मैं बता देता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता ही देता हूँ। ठीक, कौन कौन सी बोली हैं जो मतलब जो है, अगर हम बात करें बुंदेली की, देखिए कौन कौन सी हैं, यही आप देख लीजिए कि बुंदेली की उपभाषाएँ कौन सी हैं या उपबोलियाँ कौन सी हैं। तीन उसमें भी हैं। कौन कौन सी हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक हो जाएगी बना फरी। कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी बना फरी हो जाएगी। ठीक दोस्तों, ये बना फरी हो जाएगी, एक हो गई है। दूसरी क्या हो जाएगी? तो राठौरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राठौरी हो जाएगी। और तीसरी कौन सी है? तो लोधांती है। कौन सी है? लोधांती। तो ये तीन हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बता दूँ, नहीं आप लोग कहेंगे कि छोड़ रहे हैं। ठीक, बाकी मैं छोड़ता कुछ नहीं हूँ, सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, चाहे जितना टाइम लगे, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। और देखिए इसमें जो प्रमुख शिक्षा के संस्थान होंगे वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि एक नंबर आपको देकर ही जाएगा। ठीक, तो उस कुछ चीज़ों पे आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। बाकी जो चीज़ें कहूँ स्किप कर दो तो स्किप कर दीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं। देखिए ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश के द्वारा विकसित हिंदी की एक महत्वपूर्ण भाषा है, जिसका जन्म 1000 के ईसक के आसपास माना जाता है। देखिए ब्रज का पश्चिम जो सॉरी ब्रज का प्राचीन नाम था सूरसेन। सूरसेन सुने नहीं? मथुरा राजधानी थी इसकी, महाजनपद था सूरसेन महाजनपद। ब्रज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गोस्थली या गोचारण स्थल या गाय को चरने का स्थान होता है। अगला मथुरा उसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। चूंकि यह भाषा ब्रज क्षेत्र मथुरा के आसपास में बोली जाती है, इसलिए इसे ब्रज भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, कासगंज, मैनपुरी, बदायूं और बुलंदशहर, धौलपुर आदि ब्रज भाषा क्षेत्र आते हैं। इस भाषा का केंद्र है मथुरा और वृंदावन है। आगे बढ़ते, अगला है ब्रज भाषा की उपबोली कौन सी है? तो देखिए अंतर्वेदी है, भरतपुरी है, ग्वालियरी है, डांगी है, भुक्सा है और माथुरी है। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत। अब इसके कुछ कवि देख ले ब्रज भाषा के। तुलसीदास है, सूरदास है, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद, नंददास, गोस्वामीदास, चतुर्भुजदास। बिहारी है, रहीम है, रसखान है, देव है, भूषण है, मीराबाई की ब्रजभाषा में राजस्थानी एवं खड़ी बोली का मिश्रण प्राप्त होता है। केशवदास है, घनानंद है, भारतीय हरिश्चंद्र है, सत्यनारायण है, लल्लू लाल है। देखिए आपको याद हो रहा तो ठीक है, नहीं याद हो रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतनी। ठीक, आपको इंपॉर्टेंट यह है कि केंद्र जरूर याद हो। सूरदास, उद्धव शतक, बिहारी सतसई इस भाषा की सर्वोत्तम कृतियाँ हैं। देखिए भोजपुरी देखते हैं, विकास केंद्र भोजपुर है। ठीक, अगला है इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। भोजपुरी का शाब्दिक अर्थ होता है भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया। अरे भोजपुरी अंग्रेजों ने ही किया था फिर यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
उसके बाद भारत से बाहर विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जैसे सूरीनाम में तो गाने चलते हैं, सही है। मॉरिशस में भी बोली जाती है, फिजी, गुयाना, त्रिनाद और टोबैको में बोली जाती है, ठीक। अगला दिया है कि भोजपुरी का क्षेत्र कौन से है। देवरिया है, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, बनारस, जौनपुर, बस्ती, सिवान, छपरा, सारण, गोपालगंज, पूर्वी फैजाबाद आदि। अगला है बिहारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। अगला है भिखारी ठाकुर, सॉरी बिहारी में पढ़ा था। भिखारी ठाकुर की प्रमुख रचना विदेशिया एक लोक नृत्य भी है। क्या है? एक लोक नृत्य भी है। बस यहाँ पे है दोस्तों, नहीं लिखा है, बाकी जो है ये कंप्लीट हो जाता सेंटेंस, ठीक। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। भोजपुरी के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो भिखारी ठाकुर है ही हैं, कबीरदास हैं, राहुल सांकृत्यायन है, फणीश्वरनाथ देव, जो मैला आंचल कल की परसों में क्वेश्चन करा रहा था, बता देता हूँ, मैला आंचल इन्हीं के है, फणीश्वरनाथ देव है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भोजपुरी की उपबोलियाँ कौन सी हैं? जैसे सोनपारी है, गोरखपुरी है, नागपुरी है, सखरिया है, पश्चिमी भोजपुरी है, दक्षिणी भोजपुरी, उत्तरी भोजपुरी, सारण है, छपरहिया है या छपरहिया है या खारवारी है, ठीक दोस्तों। अगला दिया है कन्नौजी, बुंदेली की तरह कन्नौजी का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, या भी ओकार बहुला बोली है। अगला है कन्नौज, तो प्राचीन कानकुब्ज इसका प्रमुख केंद्र है। अगला कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा? उत्तर प्रदेश में। यह बोली पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, हरदोई, कन्नौज आदि जिलों में बोली जाती है। अगला अपभ्रंश, तो सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली या कौरवी है। पश्चिमी हिंदी बोलियां हैं दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, आंवला और हरदोई में। देखिए बागरी या हरवाड़ी या जाट जो बोली जाती है वो अम्बाला, करनाल, हिसार और दिल्ली, पटियाला आदि में बोली जाती है, ठीक दोस्तों। तो देखिए थोड़ा एक ओवरव्यू ले लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं हो आपको, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है कवियों की, वो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आएगा, ठीक। तो उस पर आप लोग थोड़ा गौर करिएगा। बाकी हम क्वेश्चन इसके 40-50 क्वेश्चन अभी करा देंगे, तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए आपको मेन फोकस क्या करना है, जो चीज़ हाईलाइट है उन पे थोड़ा नज़र चली जाए, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक दोस्तों। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का। बुंदेली, तो देखिए बुंदेली कहाँ का होगा, खुद ही जानते हैं, बुंदेलखंड वाला एरिया होगा, तो कौन कौन से? बुंदेलखंड, ग्वालियर, झांसी, जालौन, दतिया, हमीरपुर, महोबा, होशंगाबाद, सागर, नरसिंह, ओरछा। ये देखिए दतिया कहाँ का है? एमपी का है, ओरछा एमपी, भोपाल, सागर, पन्ना, ये सब एमपी के हो जाएंगे, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एमपी भी तो पड़ता है बुंदेलखंड वाले एरिया में, तो पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कन्नौजी कौन सा है? कन्नौज, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीभीत आदि। ब्रजभाषा का है आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, कासगंज। उसके बाद है अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, करौली, भरतपुर, ग्वालियर का पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर का पूर्वी क्षेत्र, बदायूं, नैनीताल का तराई क्षेत्र। हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और हैं देख लें, उसके बाद हम लोग कवि का जो है वो देखेंगे। देखिए मगधी अपभ्रंश में कौन कौन सी? जो भोजपुरी, बिहारी हिंदी बोलियाँ बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, संत कबीरनगर, छपरा हो जाएगा। मैथिली है दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया कहाँ है? बिहार में है ना। मगही कहाँ? पटना, गया, नालंदा, औरंगाबाद, मुंगेर, उसके बाद हजारीबाग, रांची, भागलपुर, पलामू का पश्चिमी भाग और बिहार शरीफ। फिर हो जाएगा अर्धमगधी अपभ्रंश, अब बघेली हो जाएगा, पूर्वी हिंदी बोली, जबलपुर, रीवा, चित्रकूट, बांदा, मैहर, सतना, शहडोल, दमोह। और उसके बाद कौन सी? अवधी का हो जाएगा, लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, प्रयागराज, उसके बाद गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ के रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, खैरागढ़, कौरैया। अगला है खस अपभ्रंश, कुमायूनी पहाड़ी हिंदी बोलियाँ, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। उसके बाद हो जाएगा गढ़वाली, पौड़ी है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, देहरादून, हरिद्वार हो जाएगा। उसके बाद प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यही मैं कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए तुलसीदास की कौन सी रचना है? रामचरितमानस है, अवधी में है। विनय पत्रिका किसमें? ब्रजभाषा में। गीतावली है, मुक्तक काव्य में है। दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नेहचू है। बरवे रामायण है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बैराग संदीपनी है, हनुमान बाहुक है, रामाज्ञा प्रश्न है और अग्नि परीक्षा है। तो इसमें कुछ आपको याद रखनी है तुलसीदास की। अगला है वाल्मीकि की रामायण है, किसमें है? तो संस्कृत भाषा में दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
अगला जो दिया हुआ नाभादास, नाभादास की है अष्टयाम, ब्रज भाषा में है भक्तमाल ब्रज भाषा। ठीक दोस्तों, कबीरदास की मैंने बताया ही था कल, कौन सी है तो बीजक है, साखी शबद रामायणी है। नाना देव की गुरु ग्रंथ साहिब है, संकलित है, इनके संकलन करता है, देखिए ये संकलित तो ये किए हैं और इनके संकलन करता जो हैं वो गुरु अर्जुन देव हैं। अगला रैदास, तो रैदास की बानी है। ठीक, मलूकदास की है रत्न खान और ज्ञानबोध और सुख सागर है। मलिक मोहम्मद जायसी कौन है, पद्मावत है, अवधी भाषा में है और प्रबंध काव्य है। अखरावट है जायज, ठीक, आखिरी कलाम है, कन्हावत है, चित्ररेखा कहना, आपको एक ही याद रखना पद्मावत। मुल्ला दाऊद की है चंदायन, अवधी भाषा की है। अगला है कुतुबुन की मृगावती है, अवधी भाषा की है। उस्मान की चित्रावती, अवधी भाषा। नूर मोहम्मद की है इंद्रावती, अवधी भाषा। ईश्वर दास की है भारत मिलाप, अंगद, पैज और सत्यवती कथा। रस खान की है प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, दान लीला। नरोत्तम दास की कौन सी है, सुदामा चरित है, ब्रजभाषा, ध्रुव चरित है। उसके बाद मीराबाई की क्या है, गीत गोविंद टीका है, मीराबाई की मलार है, राग सोटा है, नरसिंह जी का मायरा है, राग गोविंद है। कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सेनापति कवित्व रत्नाकर, ब्रजभाषा। काव्य कल्पद्रुम है, सूरदास की है सूरसागर, ब्रजभाषा। साहित्य लहरी है, सूरसारावली है, भ्रमर गीत है। उसके बाद दोस्तों क्या दिया, वल्लभाचार, यह दिया है आड़ू भाष्य है, पूर्व मीमांसा भाष्य है। कृष्णदास की है जुगल मानचरित है, प्रेम तत्व है। नंददास की कौन सी है, रस मंजरी है, रूप मंजरी ब्रजभाषा की है, भंवर गीत है, बिरह मंजरी है, सुदामा चरित है, रुक्मणी मंगल है, मान मंजरी है, दास पंचाध्यायी है। अगला चिंतामणि की कौन सी, कविकुल कल्प तरु है, छंद विचार है, रस विलास है। उसके बाद मतिराम की क्या है, ललित ललाम है, रस राज है, अलंकार पंचाशिका है। उसके बाद भिखारी दास की क्या है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, रस सारांश है, नाम प्रकाश कोश है, अमर कोश है, छंद्राड़ो पिंगल है और शतरंज शतिका है। अगला भूषण की क्या है, शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है। उसके बाद पद्माकर की और पद्मा भरण है, जगत विनोद है, गंगा लहरी है, प्रबोध पचासा है। उसके बाद कुलपत मिश्र की क्या है, रस रहस्य है, संग्राम सार है, युक्ति तरंगड़ी है। देव की कौन सी है, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, अष्टयाम, रस विलास। दोस्तों बस इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, आपको इन सब की किसी के नहीं है, मैं अब कुछ आपको बताऊंगा वो आपको याद रखना, कुछ अभी आएंगी वो इंपॉर्टेंट है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक, अब जो आ रही वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक कम इंपॉर्टेंट थी लेकिन अब ज़्यादा। जैसे देखिए केशवदास इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र का विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है। कवि प्रिया आप सुने होंगे, रसिक प्रिया, रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है, वीर सिंह देव चरित है। तो इसमें रस प्रिया और कवि प्रिया आपको दो याद रखनी। ठीक, घनानंद की कौन है, सुजान हित है, प्रबंध है, वियोग है, बेली है, प्रीत पावस है, इश्क लता है, पदावली है, सुजान सागर है, घनानंद है, कवित्त है, सुजान शतक है, सुंदरी तिलक है, कोकसार है और विरह लीला है। उसके बाद है बोधा, तो विरह बागीश है, इश्क नामा है। प्रताप नारायण मिश्र का क्या है, प्रेम पुष्पावली है दोस्तों, सॉरी देखिए प्रेम पुष्पावली है, श्रृंगार विलास, हठी अमीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है हठी हमीर। कौन सी है, हठी हमीर, प्रेम प्रताप नारायण मिश्र की है। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास की कौन सी है, पावस पचासा है, सुकब सतसई है, हो होरी है। उसके बाद महावीर प्रताप द्विवेदी की कौन सी है, रसक रंजन है, काव्य मंजूषा है, सुमन है, कान्यकुब्ज है, अबला विलाप है, कविता कलाप है, कुमार संभव सार है। उसके बाद है गया प्रसाद रेहनी से नहीं, कौन से हैं तो प्रेम पचीसी है, करुणा कादम्बनी है, त्रिशूल तरंग है, करंदन है, राष्ट्रीय वीणा है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त है, रंग में भंग है, प्रथम काव्य की रचना है, 1909 की है। जयद्रथ वध है, ये सब इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त की, समझिए राष्ट्र कवि इसीलिए महात्मा गांधी ने इनको कहा था। भारत भारती जब लिखे थे 1912 में। किसान इन्होंने लिखा, पंचवटी है, झंकार है। अगर आपको सन नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी रचनाएं याद होनी चाहिए दोस्तों। झंकार है, गुरुकुल है, साकेत महाकाव्य है इनका, यशोधरा है, नहुस है, द्वापर है, जय भारत है, त्रिपकथा है, सिद्धराज है। दोस्तों पता है कभी क्या होगा, ये लिख कर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो आपको फिर जो है बताना पड़ेगा ना, तो इसके लिए याद हो। दूसरी चीज़ ये हो जाएगा, कभी कभी 4 कवि देगा 4 रचना देगा, मिलान करने को हो जाएगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए अयोध्या सिंह हरौंद, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरौंद है, प्रिय प्रवास सबसे बढ़िया है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। ये खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है, प्रथम प्रबंध काव्य है। और उसके बाद वैदेही वनवास है, ठीक। उसके बाद चोखे चौपदे है, प्रेम प्रपंच है, पदम पुरसून है जो है, चुभते
चौपदे है, रस कलश है, करमवीर है, फूल पत्ते है, कृष्ण शतक है। सुमित्रा नंदन पंथ हो जाएगा। बीड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है, उच्छ्वास है, कला और बूढ़ा चांद है, लोकायतन है, ग्रंथि ग्रंथि है, चिदम्बरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाणी अंतिमा और स्वर्ण किरण उत्तरा है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी दोस्तों। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा नियंत्रण है। परिणय पत्रिका इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान लिखा गया गीत संग्रह। हलाहर है, परिणय है, दो चट्टानें, एकांत संगीत, आकुल अंतर, चार खेमे, 64 खूंटे। ठीक दोस्तों, थोड़ी और बची हैं, देख लेते हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जो दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। उसके बाद सारी हमारी जो है फैक्ट आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ अभियान होंगे जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, स्कूल चलो है, ऑपरेशन कायाकल्प है, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक, देखिए नरेंद्र शर्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। कदली वन याद नहीं करना आपको दोस्तों, ठीक, मैं पढ़ दे रहा हूँ बस। प्लास वन है, प्रवासी गीत है, प्रभात फेरी है, कर्णफूल है, मिट्टी और फूल है, प्यासा झरने जा। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि मैं अगर आपको सब पढ़ा दूँ तो आपको लगेगा सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं काट देता हूँ, तो इससे आपके माइंड में एक बनेगा कि ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं है तभी कह रहा है, तो सच में नहीं है। मानिए कि करिए प्रीवियस ईयर। हाँ, एक का दो क्वेश्चन कहीं निकल आए तो अलग मैटर है, उससे कोई मेरिट पे आपके इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, देखिए जहाँ से 85% नंबर आएंगे हम उस पर ज़्यादा फोकस करें तब हमारा ज़्यादा फायदा है ना। इस पर हम अगर फोकस कर लेंगे और जहाँ से 15% नंबर आए हम इसको अगर कोशिश करेंगे तो 2-3 महीने लग जाएंगे केवल 15% लाने में, और 85% लाने में 2-3 महीने लग रहे हैं इसमें भी। तो 2-3 महीने किस में देने चाहिए, 15% में कि 85? तो 85 वाला होशियारी होती है। यही चीज़ हमेशा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम करें, चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो, टीचर हमेशा यही बताते रहते हैं। तो मतलब हर एग्ज़ाम के लिए यही है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीएससी में तो 50% मांगता है, तो सारी चीज़ें नहीं पढ़ना होता कि पूरा हम पढ़ लें ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं बालकृष्ण शर्मा की क्या है। देखिए ये है कुमकुम, प्रथम काव्य संग्रह है, उर्मिला है, दशमी रेखा है, उसके बाद हम विश्व प्याई जन्म के, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये इंपॉर्टेंट है। वीरों का कसा हो बसंत कविता है, त्रिधारा है, मुकुल है। रामधारी सिंह दिनकर है। दोस्तों देखिए कोई खट कर रहा है, गांव में है ना, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हुआ करता है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत है, रश्मिरथी है, रेणुका, हारे को हरिनाम है, संस्कृत के 4 अध्याय हैं, रसवंती, इतिहास के आंसू हैं, दिल्ली के धूप और धुआं है, नीम के पत्ते हैं। अगला है जयप्रकाश, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। ठीक, उसके बाद प्रेमचंद आएंगे, तो ये दोनों लोग इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ लिखा है कंकाल है, तितली है, इरावती है, अपोड़ा अध्याय है, ग्राम है, पहली कहानी है, छाया, प्रतिध्वनि है, आकाश द्वीप है, आंधी, इंद्रजाल है, पुरस्कार, गुंडा है, देवदासी, घोर छोटा, उसके बाद जादूगर है, फिर नूरी, मधुआ है, ममता है, भिखारिन है, उस पार का योगी है, घीसो। ये सब इंपॉर्टेंट है, ऊपर के आपको 2-3 याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते, एक है अजातशत्रु, ये याद रखना है। फिर जन्मेजय का नागयज्ञ है, कामना है, स्कंदगुप्त है, एक घूंट है, चंद्रगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी, ये याद रखिएगा। प्रेमचंद की तो सब याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेवा सदन, पहला उपन्यास, गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, परीक्षा, पहली कहानी परीक्षा इनकी। पंचमेश्वर, नमक का दरोगा है, बड़े घर की बेटी है, कफन, देखिए ये मूवी भी बनी बड़े घर की बेटी, आप भोजपुरी मूवी देखते होंगे तो देख लीजिएगा। कफन है, पूछ की रात है, प्रेरणा है, शतरंज की खिलाड़ी है, भूड़ी है, काकी है, मानसरोवर मंत्र है, इस्तीफा है, आत्मारांग है, दामुल का कैदी है, बड़े भाई साहब है, बेटों वाली विधवा है, ईदगाह है, ठाकुर का कुआं है, मैकू है, मिस पद्मा है, नशा है, अभिलाषा, हिंसा, परमोधर्म है, सुहाग की साड़ी है, दो बैलों की कहानी है, नवधि है, प्रेम पचीसी, सवा शेर गेहूँ है, दुर्गा का मंदिर है, अलगोजा है। अलगोजा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा भी। हमने इनकी बहुत सारी जो है कहानी पढ़ी हैं, उपन्यास 2 पढ़े हैं, शायद 2 कि 3 पढ़े हैं उपन्यास इनके। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर देखते हैं। देखिए कनु प्रिया हो जाएगा, अंधाधुन है, 7 गीत वर्ष है, ठंडा लोहा, ये है आपको याद रखना। देखिए इनकी कुछ मूवी जैसा नाम नहीं लगा, ठंडा लोहा, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, कुछ मूवी जैसा आपको लग रहा होगा, तो धर्मवीर भारती हो जाएंगे। अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुतमा, चतुरी, चमार है, कुल्ली भाट है, बिल्लेसुर, बकरिया है, चोटी की पकड़ है, और काले कारनामे हैं, शुक्ल की बीवी है। ये इतना इंपॉर्टेंट इनके ये वाले नहीं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखते, फिर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, पुनर्वा है, अनामदास का पोथा है, चारू चंद्रलेख है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है, ब्रजभाषा में हिंडोला है, श्रृंगार लहरी है, हलकासी। अब आगे देखिए महादेवी वर्मा की भी 1-2 बच्ची हैं,
देखिए श्रृंखला की कड़ी है, छड़दा है, साहित्य की आस्था है, अन्य इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पूछ लेता है कि द्रविड़ परिवार की कौन कौन सी भाषा है, तो देखिए तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम, तो 4 भाषाएं किसमें हैं, द्रविड़ परिवार की हो जाएंगी। विश्व के लगभग 3000 भाषाओं का 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। देखिए ये सारे क्या है, आपको थोड़ा जानकारी देते हैं विश्व का और भारत का भी। अवधि शब्द का अर्थ होता है अवध की भाषा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी है, विश्व की अंग्रेजी है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम क्या है, तो हिंदी सबसे ज़्यादा, फिर बांग्ला है, फिर मराठी, फिर तेलुगु है, फिर तमिल है दोस्तों। ठीक, तो पहले पे हिंदी, दूसरे पे बांग्ला, अर्थात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी, तो हिंदी है। उसके बाद पश्चिमी जो हिंदी है, पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बिहारी हिंदी का विकास मगधी से हुआ है। उसके बाद जो है पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ। मराठी भाषा का विकास है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से। लहदा व पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। हिंदी को 5 उपभाषाएं हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत का राजभाषा, मैंने एक चीज़ बताया था कि राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल भाषा, यानी जो ऑफिस के कामकाज की भाषा होती है वही राजभाषा कहलाती है। ठीक, राष्ट्रभाषा अलग होती है, राजभाषा अलग होती है। अगला है पाली भारत का प्रथम देश भाषा है, सबसे पुरानी और प्राकृत भी है। राजभाषा का आयोग गठन जो है 1955 में हुआ था। बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। हिंदी भारूपीय भाषा का परिवार है दोस्तों, जो मतलब हमारी जो है जो नॉर्थ की भाषाएं वो भारूपीय परिवार से ही निकली हैं। ठीक, अगला दिया भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो है। हम लोग ये 2-3 बार देख चुके हैं। ठीक, इसी हिंदी इसमें ही देखे हैं, बाकी हम लोग हिस्ट्री में तो देखे हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते। उसके बाद देखिए हिंदी संस्कृत भाषा का उत्तराधिकारी भाषा है। हिंदी कौन है, संस्कृत का उत्तराधिकारी भाषा है। संस्कृत बाद हिंदी आई है। भाषा के क्षेत्रीय रूप में बोली कहते हैं, मतलब जो क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है वो बोली होती है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा क्या कहलाती है, अपभ्रंश। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम इलाहा के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में की स्थापना की गई, मतलब मेयो कॉलेज के बाद की गई। उसके बाद इस कॉलेज की स्थापना 1872 में हुई। उसके बाद देखते दोस्तों 1882 में गठित हंटर आयोग ने स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा को आधार बनाने का प्रयास किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, W हंटर थे। देखिए जब हम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते तो हंटर हमारे ऊपर चलता कि नहीं, तो हंटर आयोग किससे संबंधित, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है कि शिक्षा के सार्थक और व्यापक व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को 17 शिक्षा मंडल में बांटा गया है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की संस्कृत शिक्षा हेतु लखनऊ में संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। अगला है राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख 25 जुलाई 1972 को गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा की गई है। इस समय राज्य में सर्व शिक्षा अभियान, माध्याह्न भोजन योजना व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि परियोजना संचालित है। कस्तूरबा गांधी योजना को 2007-8 में सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, इसके फॉर्म भी आते हैं, आप देखे होंगे। अगला जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उत्तर प्रदेश में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया। अगला दिया है 25 जुलाई 1972 को गठित की गई बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा की देखरेख में होती है। भारत में राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1976 में अनौपचारिक शिक्षा की योजना शुरू की गई है। उसके बाद राज्य में लगभग 1 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई है। वर्तमान में 1 किलोमीटर पर 300 जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय व प्रत्येक 3 किलोमीटर पर 800 जनसंख्या पर उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है होना चाहिए। अगला है कि प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। निपुण मिशन क्या है, समझ व संख्यात्मक के साथ साथ पढ़ने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 26-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले। ठीक दोस्तों, कब तक, 26 से 27 तक, इसीलिए निपुण भारत मिशन चलाया गया। और देखते हैं, अब देखिए दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। बच्चों को संख्या, माप व आकार के क्षेत्र में तर्क को समझाने के लिए उन्हें संख्यात्मक और स्थानीय समझ कौशल के माध्यम से समस्या का समाधान कर सक्षम बनाना है। ऑपरेशन कायाकल्प क्या है, जून 2018 में उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन कायाकल्प के तहत केंद्र व राज्य सरकारों ने समग्र शिक्षा अभियान जैसी
पहलों के लिए अलग से धन निर्धारित किया है। अगला स्कूल चलो अभियान क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद कक्षा 1 से 8 तक के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान क्या है? केंद्र सरकार की इस योजना के संचालन वर्ष 2001 से 2002 से हो रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। उसके बाद सांस्कृतिक शिक्षा क्या है? प्रदेश में संस्कृत, नृत्य कला आदि के विकास, प्रशिक्षण व संरक्षण के लिए सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत कई संस्थान कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा नृत्य कला व संगीत आदि में शोध व प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही मेधावी छात्रों को फेलोशिप एवं अन्य सहायताएं प्रदान की जाती हैं। इन संस्थाओं में प्रमुख इस प्रकार हैं, कौन कौन से हैं देख लिए? सांस्कृतिक कार्य निदेशालय लखनऊ में, वास्तु कला विद्यालय लखनऊ, राजकीय ललित कला लखनऊ, भारत खंडे संगीत लखनऊ। देखिए आपको लखनऊ मैक्सिमम मिलेंगे तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए भारतेंद्र नाट्य लखनऊ, कथक लखनऊ, जैन विधा शोध संस्थान लखनऊ। अब देखिए ये दो बनारस के हैं और एक वाराणसी के। अयोध्या वाला तो पहचान लेंगे। आपको भारत कला भवन दोस्तों नहीं बोलना चाहिए, बनारस से है, ठीक, तो ये ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर प्रदेश की भाषा कौन है? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को अक्टूबर 1947 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा मतलब जो है घोषित किया गया। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। 1989 में उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। ठीक दोस्तों। अब देखिए थोड़े बच्चे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान देख लेते हैं दोस्तों, क्या चीज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत प्रमुख संस्था, हिंदी भाषा और साहित्य के सर्वतोन्मुख संवर्धन और तथा प्रचार प्रसार हेतु पुरुषोत्तम दास के अथक प्रयास से 30 दिसंबर 1974 को उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान की स्थापना की गई, जिसमें तत्कालीन हिंदी समिति, उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी और शासन की कतिपय अन्य योजनाओं का एकीकरण किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ? लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश की भाषा विभाग के अधीन है। उसके बाद दिया गया है संस्थान राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, साहित्य में विशेष योगदान के लोहिया साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, अवंतीबाई सम्मान, साहित्य भूषण आदि पुरस्कार प्रदान हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा संबंधी जानकारी। राज्य की कुल साक्षरता दर कितने हैं? 67.7%। मैंने बताया था ना, पुरुष की क्या है 10 बढ़ा दो, महिला की 10 घटा दो, तो दोनों आपको पता चल जाएगा। तो ये तो चलो आपका काम हो गया, आपको तरीका बता दिया था। अगला है कि राज्य में साक्षरता दर कितने? 29वां स्थान है। राज्य का देश में साक्षरता दर पे 29वां, ध्यान, बहुत बुरा हाल है। राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर 80% है, न्यूनतम श्रावस्ती 46% है। गैप बहुत ज़्यादा है ना। अगला, राज्य में कोठारी आयोग की संस्कृति को 1968 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार राज्य में त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्थानों पर लागू की गई। अब देखते हैं राज्य विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927, दीनदयाल गोरखपुर 1957, फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय गोरखपुर 58 में। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह कहाँ का है? मेरठ का है, 65 में। सन ना याद हो आपको, ये याद हो कहाँ कौन सा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का है। मैथिली गुप्त बुंदेलखंड झांसी का हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड बरेली का 1975। पूर्वांचल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का है। नाम सुने होंगे आप लोग, देखे भी होंगे। आगे बढ़ते, अगला है केंद्रीय डीम्ड 4 है। कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887, 2005 से केंद्रीय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 से है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है 1920 से 1975 से केंद्रीय है। ठीक, आगे बढ़ते। अब देखिए थोड़े और बचे, उसके बाद हमारे जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं, थोड़े और देख लेते हैं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये कहाँ है? लखनऊ में है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी में हो जाएगा। राजीव गांधी अमेठी में हो जाएगा। पशु बरेली इज्जत नगर में हो जाएगा। ठीक, उच्च तिब्बती वाला सारनाथ में हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलुआ प्रयागराज में हो जाएगा। उसके बाद मतलब मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय, तो प्रयागराज में हो जाएगा। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय, ये कहाँ है पता है? इलाहाबाद में ही है। गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा, गौतम बुद्ध वाला। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है लखनऊ। उसके बाद शकुंतला, ये कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर। प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। जिसे मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ाई करना है, पैसे दे दे तो यहाँ पास हो जाएगा। ठीक, राजेंद्र विश्वविद्यालय से
प्रयागराज से, मतलब खूब पैसे दो 2000, आपको पेपर पूरा लिखा जाएगा, बैठे रहो आप बस। जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, दोस्त मेरे किए हैं ना 2-3, तो इसीलिए बता रहा हूँ। अगला है राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, भारत खंडे म्यूजिक संगीत संस्थान लखनऊ। अब देखिए खेल वाली कहाँ है, तो खेल वाली जो मेरठ में प्रस्तावित है, नेशनल इंस्टीट्यूट में मेरठ में प्रस्तावित है। राजकीय चिकित्सा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है, विश्वविद्यालय का दर्जा 2002 में मिला है। अगला दिया मूल महाविद्यालय के रूप में स्थापित है 1906 से। उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ, सैफी इटावा में है, एक ही मीम देखे होंगे आप लोग। मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ, प्रयागराज में, अभी हम लोग देखे भी थे। अगला है कि उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा कौन है, तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कहाँ होगा, तो कानपुर में है। रिसर्च शुगर फिर कानपुर हम लगाएंगे। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर वाला जैसे मिले प्रयागराज भाग जाओ। और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है, लखनऊ के। मोतीलाल नेहरू कहाँ है, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो प्रयागराज में है, तेलियरगंज के आसपास है, आप देखे होंगे अगर गए होंगे कभी तो। अगर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो सहारनपुर में हो जाएगा। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च लखनऊ में हो जाए। गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, माया तकनीकी विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ है तो देख लीजिएगा। अगला राजकीय विश्वविद्यालय, आप बस इतने बचे दोस्तों, उसके बाद ये देखिए प्रैक्टिस सेट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो टेंशन ना लेने का, शांति से पढ़ने का। देखिए राजकीय कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1975, फिर आचार्य नरेंद्र देव एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1974, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ का है 2000 का हो जाएगा। उसके बाद बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का है 2010 का हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी है 2014 का हो जाएगा। तो नए वाले आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप PYQ करते हैं, उसके बाद दोस्तों जो है फिर आप लोग मौज करिएगा। देखते हैं PYQ, देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश में कुल देखिए इसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, तो कौन से विश्वविद्यालय, कृषि, तो 4 हैं। ठीक, हम लोग ऊपर देखे भी हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। तो दोस्तों बनारस वाला जो है मदन मोहन मालवीय जी किए थे, कब, 1916 में। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है, तो राजर्षि टंडन वाला है, कहाँ है, तो प्रयागराज में है। अगला है कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ है, तो हिंदुस्तानी अकेडमी जो है प्रयागराज में है। ठीक दोस्त, समझ में आ रहा है ना। उर्दू को द्वितीय भाषा, अगर ये नहीं कोई बता पाए तो बहुत मारेंगे हम उसे, क्योंकि ये कई बार मैंने बताया है खुद ही। 89, ठीक, 47 में कौन सी, तो हिंदी को, और 89 में इसे। ठीक, मारेंगे नहीं दोस्तों, सॉरी, ऑनलाइन कौन मारता है। देखो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, तो कब किया गया, 1972 में किया गया। अगला, बस वैकेंसी नहीं आती है, गठन सब कुछ है। ठीक दोस्तों, इतना पेपर लीक हो रहा है वर्तमान में कि क्या आता है, मतलब क्या है, सरकार क्या कर रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और किसी से कुछ कह दो तो कहेंगे सबकी सरकार में लीक होता। अरे भैया, जब सबकी सरकार में लीक होता था, लेकिन इतना तो नहीं लीक होता था कम से कम। उसके बाद जब चलो ठीक है, जब मान लीजिए कि दूसरी सरकार अगर निकम्मी थी या काम चोर थी, कुछ भी नहीं करती थी, तभी तो आपको चुने हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ और नया कर रहे हैं क्या, आप भी तो उससे भी बुरा हाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ सोचने वाली है, लेकिन अब क्या है, किसी से बहस करना उचित नहीं है। बाकी आप पढ़ाई करिए। देखिए उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर में स्थित है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तो पढ़े लिखे लोग भी ना, मतलब पागलों वाली बात करते हैं, तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए उनसे, कट लो, ज़्यादा बेटर है। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो ये है चित्रकूट में। उसके बाद देखिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई, प्रयागराज में की गई। अगला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना कब की गई, तो देखिए 1920 में इसकी स्थापना की गई है। 1975 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अगला दिया उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब शुरू हुई, तो देखिए मैंने अपने मित्र को कितने, मतलब 2001 रुपये दान दिए, कितने, 2000, तो 2001 से है। इसका मतलब कुछ और था शायद, तरीका लगा सकता है, लेकिन सन सही है। ठीक, अपने हिसाब से याद कर लीजिए कुछ भी करके, कि मैंने मित्र को अपने जो है 2 कार दी, 11-11 लाख की, कुछ भी कर लीजिए आपको जैसे याद हो। उत्तर प्रदेश में केंद्र की योजना मिड डे मील की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1995 में। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना होती है 1981। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो ये कहाँ होना चाहिए, लखनऊ में। अगला वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर वाला,
इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 87 में। देखिए मैंने सन आपको सारे नहीं याद कराए ना, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिएगा, सारे नहीं, सारे तो ना कर पाएंगे। अब देखिए कुछ के इंपॉर्टेंट है तो याद कर लिए, अब कुछ के तो ऐसे रटे होने चाहिए। जैसे इलाहाबाद 1887 हो जाएगा, जैसे 1916 में बेच्चू हो जाएगा, 1920 में अलीगढ़ हो जाएगा। तो 3 तो यही हो गए, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो याद रखिए, ठीक दोस्तों। तो ये 1987 हो जाएगी, नहीं याद रखें तभी चलेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1975 में हुई, ये याद रख लीजिए। देखिए ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है, 2005 में स्थापित हुई। कहाँ है, तो ये शायद लखनऊ में है ना, हाँ लखनऊ में हो जाएगा। गौतम बुद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ है, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 2000 में होती है। देखिए यहाँ कोई पूछा नहीं गया है, नहीं डेट लिखा होता किसी एग्जाम में पूछा गया, मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, ये उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक। अगला उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब होती है, 1976 में। अगला काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक, ये है शिव प्रसाद गुप्त हैं, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। आगे बढ़ते, अगला है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, कहाँ है, तो आगरा में है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ तो भैया किससे हुआ, आप बताइए, अपभ्रंश से हुआ ना। अगला दिया है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी तो भारूपीय है ना, मैंने बताया ना हिंदी भारूपीय थी। हिंदी में कौन सी बोली है, तो वह भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो देखिए तेलुगु तो नहीं आएगी बिल्कुल, मतलब हटा ही दो, ये तो बिल्कुल सिंपल है, लॉजिक वाला है, हटा सकते हो। अगला दिया निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समांतर नहीं बोली जाती है, तो ये कौन सी बोली नहीं बोली जाती, मैथिली नहीं बोली जाती, ठीक दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है, कौन सी, बुंदेली, बाकी नहीं बोली जाती। मेवाड़ ये होगा, ये सब राजस्थान की है ना। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो देखिए ब्रज, कन्नौजी और भोजपुरी है, मेवाती नहीं है। अगला देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, वाह क्या क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास है दोस्तों। अगले दिन मथुरा वृंदावन में कौन सी बोली जाती है, बताने की जरूरत नहीं, ब्रज भाषा। बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म, अब देखिए आ गया ना, कन्नौजी आगरा है, अवध प्रतापगढ़ है, और खड़ी बोली मेरठ है, भोजपुरी जो है बलिया है। तो देखिए बलिया तो भोजपुरी हो जाएगा, पता है, ठीक। खड़ी बोली मेरठ हो जाएगा, जब मेरठ में खड़ी बोली है तो आगरा में भी कौन सी होगी, खड़ी बोली होगी, तो कन्नौजी यहाँ से हटा दो। अवधी भी तो प्रतापगढ़ ही है। जनपद व बरेली से असंबद्ध युग्म की पहचान करें, देखो भोजपुरी कहाँ है, रामपुर, आप बताइए रामपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले क्षेत्र में है, तो भोजपुरी कहाँ से आएगा, बाकी अवध है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बिल्कुल सही है, ठीक। आगे बढ़ते, 40 क्वेश्चन है दोस्तों टोटल, ठीक। अब थोड़े बच्चे देख लेते हैं। देखिए किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, तो दोस्तों किसे कहा गया है, कौन सी बोली को काशिका कहा गया है, तो वाराणसी को बोला गया है। देखिए काशी से बना है काशिका, ठीक है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं है, जयपुरी नहीं है। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व, तो भोजपुरी है, हम लोग देखे थे ना। अगला दिया है आजमगढ़ किस क्षेत्र में आता है, तो देखिए आजमगढ़ ब्रज क्षेत्र में आता है, सॉरी आजमगढ़ किस में आया, ब्रज क्षेत्र में, भोजपुरी में आएगा ना, इधर है पूर्व साइड है, तो आजमगढ़ किस में, भोजपुरी आएगा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, बुंदेली का क्षेत्र हो जाएगा झांसी, जालौन और दतिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो अर्धमगधी से, कहाँ, अर्धमगधी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवधी बोली संबंधित जिला नहीं है, तो अवधी वाला जिला रामपुर नहीं होगा दोस्तों, ठीक। बाकी सारे जिले जो हैं अवधी से संबंधित हैं। अगला है जो सरस्वती पत्रिका है, ये यशस्वी संस्थापक कौन है, तो सरस्वती मैंने कहा था याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है, तो देखिए उर्वशी, और उसके बाद रश्मि रथी, रेणुका है, स्वर्णभूत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें 40 क्वेश्चन थे जो हम लोग देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कल 2 टॉपिक करा देंगे, उसके बाद लास्ट वाला हमारे टॉपिक अगले दिन हो जाएगा, फिर हमारी पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा कि जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी ये जितने 16-17 टॉपिक हैं सबके क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा। कभी आपको रिवीजन करना पड़े, क्वेश्चन करना पड़े, तो सारे क्वेश्चन एक साथ आप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो एग्जाम टाइम आप वही वीडियो देख के जाइएगा, आपके कम से कम नहीं तो जैसे 17 है, अगर हम एक एवरेज लेकर चले 40 क्वेश्चन का, 17 चौको 68, लगभग जो है आपके पास 700-800 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ डिस्कस भी करूँगा ना, कुछ आपको ट्रिक भी बताऊँगा, कुछ लॉजिक भी करूँगा, तो मैक्सिमम जो है 700-800 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप ये पढ़िए, बाकी NCERT पढ़ा ही रहा हूँ महेश वर्णवाल की, उसे जरूर देखिएगा, उसे मिस मत करिएगा, ठीक दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।